बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक्सटर्नल कंपाउंडिंग में ग्रेन्यूल्स को स्टडी करेंगे। चैप्टर 8 फार्मास्यूटिक्स 1 का हमने स्टार्ट किया हुआ था, लेकिन उससे पहले जो है मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि हम लोग ईद उल अज़हा की छुट्टियों पे जा रहे हैं। इस ड्यूरेशन में हमारे लेक्चर्स नहीं होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ईद उल अज़हा हम लोग सुन्नत इब्राहिमी की याद में बनाते हैं, जहाँ पे हम अल्लाह की रज़ा में जानवरों को कुर्बान करते हैं। जहाँ पे हम अल्लाह की रज़ा के लिए जानवरों को कुर्बान करते हैं तो याद रखिएगा, कोशिश कीजिएगा कि हम अल्लाह की रज़ा के लिए उसकी मखलूक को भी खुश रखें। उसकी ऐसा ना हो कि हम इस काम के अंदर उसकी मखलूक को तकलीफ़ पहुँचा दें, क्योंकि जब हम जानवर कुर्बान करते हैं और उसका वेस्ट हम गली मोहल्लों में फेंक देते हैं तो उधर रहने वाले इर्द गिर्द लोग जो हैं तकलीफ़ में आ जाते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि अल्लाह की मखलूक को भी खुश रखें, उसको भी जो है आप किसी प्रॉब्लम में मुब्तला ना करें, क्योंकि फिर उस वेस्ट से बदबू फैलती है और इर्द गिर्द का मोहल्ला डिस्टर्ब होता है। जब आपके घर में जानवर कुर्बान हो तो उस वेस्ट को प्रॉपर वेस्टेज बॉक्स में डालिए, या फिर अगर कोई इस वेस्ट को लेने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कोई गाड़ी आती है तो उसके थ्रू इसको डिस्कार्ड कीजिए। इससे ये होगा कि आपके बाशऊर होने का पता चलेगा। ये छोटी छोटी सी बातें किसी भी माशरे के बाशऊर होने का पता देती हैं। इसके साथ ही हम लोग, जैसे कि आजकल कोरोना वायरस की वजह से एमरजेंसी के सिचुएशन में मुब्तला हैं, हम जिस स्टेज से गुजर रहे हैं वहाँ पे कुछ एहतियाती तदाबीर भी हमें फ़ॉलो करनी है। हम अपने मज़हबी अकायद ज़रूर निभाएं, लेकिन उस दौरान में हमें कुछ एहतियात करनी होगी। जैसे अगर हम कुर्बानी का गोश्त बांटने के लिए जा रहे हैं या हम लोगों से इंटरेक्ट कर भी रहे हैं तो आप मास्क और ग्लव्स ज़रूर कैरी करें, और लोगों से इतने डिस्टेंस पर लेकर रह के बात करें कि उनके ड्रॉपलेट्स आप तक जो है ना पहुँचें, और कोशिश करें कि मास्क आपके फेस के ऊपर हो। घर वापस आने पे साबुन से हाथ धोएं। इससे ये होगा कि आप जो हैं कोरोना वायरस के फैलने की चेन के अंदर शामिल नहीं होंगे और आप और आपकी फैमिली महफूज रहेगी। हम एहतियात कर सकते हैं और इससे बच सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बज़ाहिर बहुत ही बड़ी महसूस नहीं होती, बहुत माइनर सी चीज़ें कंसीडर की जाती हैं, लेकिन उसे पता चल जाता है कि आप कितने बाशऊर हैं, हमारा माशरा कितना बाशऊर है। एक तरफ हम सुन्नत इब्राहिमी को निभाने की बात करते हैं, अल्लाह ताला की रज़ा के अंदर जो है जानो माल को कुर्बान करने के दावे करते हैं। दूसरी तरफ हम अपने लिए और अपनी फैमिलीज़ के लिए, अपने माशरे के लिए छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं जो उनको डिस्कम्फ़र्ट दे सकती हैं या उनको जो है तकलीफ़ में मुब्तला कर सकती हैं। इस तरह के काम कर जाते हैं दानिस्ता और नादानिस्ता तौर पर। तो एक तरफ जहाँ हम अच्छा काम कर रहे हैं वहाँ पर मैं ये चाहती हूँ कि आप कोई भी ऐसा काम ना करें कि जो दूसरे के तकलीफ़ का बाइस बने, और साथ के साथ अपना ख्याल भी रखें और अपनी फैमिली का ख्याल भी रखें। मास्क लगाएं, हैंड ग्लव्स लें जब भी आप जो हैं कहीं बाहर जाते हैं या कुर्बानी का गोश्त बांटने जाते हैं या कुर्बानी के लिए लोगों से इंटरेक्ट करते हैं उस वक्त। इन चंद चीज़ों के ख्याल रखने से हम अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपनी सोसाइटी को महफूज रख सकते हैं। अब हम आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। What is granules, advantages and disadvantages of granules, differences in powder and granules and methyl cellulose granules हम बनाना सीखेंगे आज के लेक्चर के अंदर। जैसे कि तस्वीर में दिखाया गया ग्रेन्यूल्स होते हैं दाने दाने से, जबकि हमने पाउडर भी स्टडी किया था। पाउडर हमने कहा था कि फाइन पार्टिकल्स में डिवाइड कर दिया जाता है। ड्रग को फाइन पार्टिकल्स फॉर्म में होते हैं। सॉलिड ये है डोजेज फॉर्म है जिसके अंदर फाइन पार्टिकल्स होते हैं, उसको हम कह रहे थे पाउडर। यहाँ पे ग्रेन्यूलर फॉर्म है। ग्रेन्यूलर मतलब है दाने दाने, जैसे इस तस्वीर में दिखाए गए हैं, ये होते हैं ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स उर्दू में हम कहेंगे दानेदार। ग्रेन्यूल्स मीन्स अ स्मॉल कम्पैक्ट पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस। छोटे छोटे कम्पैक्ट पार्टिकल्स होते हैं
किसी भी चीज़ के, जबकि पाउडर को हम कहते हैं सफ़ूफ, बिल्कुल बारीक ज़र्रात में तब्दील किया होता है ड्रग को, उसको हम कहते हैं, उर्दू में सफ़ूफ कह रहे होते हैं और इंग्लिश में हम पाउडर कह रहे होते हैं। जबकि ग्रेन्यूल्स को हम उर्दू में दानेदार चीज़ कहते हैं, किसी भी चीज़ का ग्रेन्यूल वो दानेदार स्ट्रक्चर रख रहे होते हैं। तो हम इंग्लिश में कहेंगे मीन्स अ स्मॉल कम्पैक्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस। जैसे यहाँ पे दिखाए गए हैं, ये देखिए यहाँ पे ग्रेन्यूल्स दिखाए गए हैं। कैप्सूल्स के अंदर भी बहुत से ग्रेन्यूल्स आते हैं, इसी तरह ग्रेन्यूल्स साशे भी आते हैं जो कि पानी में घोल के इस्तेमाल किए जाते हैं। डिफरेंट टाइप्स के ग्रेन्यूल डोजेज फॉर्म मार्केट में अवेलेबल है। वट आर ग्रेन्यूल्स? ग्रेन्यूल्स क्या हैं? ग्रेन्यूल्स आर द मल्टी पार्टिकल्स entities in which primary powder particles are made to adhere in a form large particles. ग्रेन्यूल्स ऐसे जो मल्टी पार्टिकल्स entities मतलब बहुत सारे पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। या हम कह सकते हैं पाउडर्स के पार्टिकल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं और एक दूसरे से जो है एडहर होकर एक दूसरे से जुड़ के एक लार्ज पार्टिकल बना लेते हैं, उसको हम कहते हैं ग्रेन्यूल। ग्रेन्यूल साइज रेंज बिटवीन 0.2 to 4 mm यानी कि मिलीमीटर। इसकी रेंज क्या बताई उन्होंने? जर्नली रेंज जो होती है वो होती है 0.2 से 2 मिलीमीटर तक। इन टैबलेट एंड कैप्सूल ग्रेन्यूल्स आर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हैविंग साइज ऑफ 0.2 to 0.5 मिलीमीटर। अब वो जो टैबलेट एंड कैप्सूल में जो ग्रेन्यूल भरे होते हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि शेल के अंदर, कैप्सूल के शेल के अंदर भी ग्रेन्यूल्स निकलते हैं, वो 0.2 to 0.5 मिलीमीटर होते हैं। इसमें टैबलेट फॉर्मेशन में भी ग्रेन्यूलेशन का एक अमल होता है। हमने वैसे टैबलेट्स में वेट ग्रेन्यूलेशन, ड्राई ग्रेन्यूलेशन के बारे में भी स्टडी किया था, तो वहाँ पे जो ग्रेन्यूल्स बनते हैं उसकी फॉर्मेशन के दौरान में उसका साइज़ 0.2 से 0.5 मिलीमीटर तक होता है। यहाँ पे देखिए तस्वीर के अंदर पाउडर है। पाउडर जैसे बनाया, पाउडर से ही उनको एडहर करके लार्ज पार्टिकल बनाए जाते हैं। ग्रेन्यूलेशन के बाद पाउडर से ग्रेन्यूल्स बने हैं। ग्रेन्यूलेशन वो अमल होता है जिससे पाउडर जो है ग्रेन्यूल में तब्दील हो सकता है। ग्रेन्यूल फॉर्मेशन के अमल को समझ लें, ग्रेन्यूलेशन कहते हैं। अगर पाउडर जो है, पाउडर में डिफरेंट साइज़ के पार्टिकल्स हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे छोटे दिखाए गए हैं, बड़े भी दिखाए गए हैं। देन अगर हम पाउडर इस्तेमाल करते हैं, पाउडर में डिफरेंट साइज़ के पाउडर पार्टिकल्स होने की वजह से वो सेग्रीगेटेड पाउडर होता है। अमूमन लेयर बना देता है नीचे, जो है बर्तन के कंटेनर में पाउडर के बैठने की वजह भी यही होती है, नीचे सेट हो जाने की वजह भी यही होती है, उसके बॉटम के अंदर जाके बॉटल के, कि उसके पार्टिकल साइज़ डिफरेंट होते हैं। जबकि ग्रेन्यूल्स में ये मसला नहीं होता। ग्रेन्यूल्स अमूमन जो है क्योंकि बड़ा साइज़ हो जाता है तो पार्टिकल साइज़ भी कंट्रोल किया जा सकता है और इसे फिर सीव भी किया जाता है, मतलब छाना भी जाता है। तो एक साइज़ के जो पार्टिकल ग्रेन्यूल्स होते हैं उनको सेपरेट कर लिया जाता है, साइज़ वाइज उनको सेपरेट कर लिया जाता है ग्रेन्यूल्स के अंदर। तो नीचे जो बॉटम के अंदर प्रॉब्लम होती है कि पाउडर के अंदर, कि वो बॉटम के अंदर नीचे जाकर सेट हो जाता है किसी भी बॉटल के, तो ग्रेन्यूल्स में ये प्रॉब्लम कम देखने में आती है। नीड फॉर द ग्रेन्यूलेशन यानी कि ग्रेन्यूलेशन वो अमल जिसके तहत ग्रेन्यूल्स बनाए जाते हैं। इसकी क्यों ज़रूरत पेश आई? जबकि पाउडर अवेलेबल थे मार्केट के अंदर, पाउडर के होते हुए ग्रेन्यूल्स बनाने की क्या ज़रूरत है? तो वो हम देखते हैं क्यों नीड पड़ी है हमें ग्रेन्यूलेशन की। इम्प्रूव फ्लो, ग्रेन्यूल जो है फ्लो को इम्प्रूव कर देता है। जैसे मैंने पढ़ाया था आपको इसमें एक्सिपिएंट्स में कि कुछ एजेंट्स ऐसे होते हैं जो कि ग्रेन्यूलेटिंग एजेंट के तौर पे काम करते हैं। ग्रेन्यूलेटिंग एजेंट में मैंने आपको यही बताया था कि वो फ्लोइंग प्रॉपर्टी जो है बेहतर कर देते हैं। जो भी आप मेडिकामेंट इसमें डाल रहे हैं, जो आप डोजेज वो हम तैयार करें ड्यूरिंग फॉर्मुलेशन, उसकी फ़्लो प्रॉपर्टी को जो है इम्प्रूव करते हैं। यहाँ पे देखिए फ़्लो प्रॉपर्टी को इम्प्रूव कर दिया इन्होंने, क्योंकि ग्रेन्यूल जो हैं दानेदार, आप अगर कभी आप कहीं पे दानेदार स्ट्रक्चर को टेबल पे भी अगर फैलाएंगे, प्लेट में फैलाएंगे, वो बहुत इजीली फ़्लो करेगा, मूव बहुत इजीली कर जाते हैं, जबकि पाउडर इतनी इजीली मूव नहीं करता किसी भी सरफेस के ऊपर। इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग में भी यही प्रॉब्लम देखने में आता है। जब आप इसे मशीन में डालते हैं तो जब अगर टैबलेट फॉर्मेशन में या किसी भी उसमें, तो इसकी फ़्लो प्रॉपर्टी इंक्रीज़ हो जाती है जब ग्रेन्यूल्स में चेंज किया जाता है पाउडर को। डेंसिफाई मटेरियल, अमूमन क्या होता है पाउडर कंपैक्ट करके बनाए जाते हैं ग्रेन्यूल्स, तो डेंसिफाई मटेरियल्स की प्रॉपर्टी आ जाती है। इम्प्रूव कंटेंट्स यूनिफॉर्मिटी मीन्स के पाउडर में कुछ पार्टिकल्स बड़े हैं, कुछ पार्टिकल छोटे हैं, डेंसिटीज़ डिफरेंट होती है उनकी, लेकिन अमूमन ग्रेन्यूल्स में
साइज़ एंड डेंसिटीज़ इक्वल रहती हैं पार्टिकल्स, क्योंकि हम सीविंग का प्रोसेस भी कर लेते हैं और छानने के दौरान में हम लोग एक ही तरह के जो है साइज़ के ग्रेन्यूल्स को अलहदा कर देते हैं। इम्प्रूव कंप्रेशन करेक्टरिस्टिक्स जो कंप्रेशन के थ्रू जो प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं और कंप्रेस होने की प्रॉपर्टीज़ भी ये जो है इम्प्रूव कर देता है। कंट्रोल द रेट ऑफ ड्रग रिलीज़, कुछ मैंने आपको पहले ही बताया था कि कुछ इस तरह के कैप्सूल्स होते हैं जिसके अंदर ग्रेन्यूल्स मौजूद होते हैं और उनके ऊपर इस तरह की कोटिंग की जाती है कि वो कोटिंग कंट्रोल रिलीज्ड मेडिसिन्स में आ जाती है। अपने मेडिकामेंट एक मखसूस टाइम पे रिलीज़ करने की वो कैपेबिलिटी रखती हैं। इसी तरह हम इन ग्रेन्यूल्स को इस तरह बना सकते हैं कि वो कंट्रोल रिलीज्ड रेट करती हैं कि मल्टीपल कलर्स के ग्रेन्यूल्स वाले कैप्सूल भी आपने देखे होंगे। अक्सर ये होता है कि ब्लू कलर, ग्रीन कलर एंड वाइट कलर के ग्रेन्यूल्स किस कैप्सूल में मौजूद हैं। डिफरेंट कलर के ग्रेन्यूल्स अपने रेट ऑफ जो है रिलीज़ रख रहे होते हैं ड्रग का, कि ग्रीन कलर के ग्रेन्यूल्स ने इतनी देर बाद मेडिकामेंट रिलीज़ करना है, ब्लू कलर के ग्रेन्यूल्स ने इतनी देर के बाद रिलीज़ करना है। तो वो कंट्रोल थेरेपी जब यूज़ करते हैं मेडिसिन्स की, तो वहाँ पर ये यूज़फुल होती है स्ट्रेटेजी। फैसिलिटेट मैटरिंग एंड वॉल्यूम डिस्पेंसिंग, क्योंकि ग्रेन्यूल्स की डेंसिटीज़ जो होती हैं, साइज़ जो होते हैं तकरीबन इक्वल होते हैं, सबके एक जैसे होते हैं, तो ये जो है वॉल्यूम डिस्पेंसिंग में भी आसान हो जाते हैं, मापने में भी आसान हो जाता है, डोजिंग में भी आसानी हो जाती है इसकी। डिक्रीज डस्ट जनरेशन एंड रिड्यूस द एम्प्लॉय एक्सपोजर टू ड्रग प्रोडक्ट। डस्ट जनरेशन, जब पाउडर को आप किसी भी चीज़ में डालते हैं तो पाउडर हवा में उड़ता है, उड़ने की वजह से एक प्रॉब्लम होती है, वो फ़िज़ा के अंदर उड़ जाता है, फील होता है धुआं सा उड़ता हुआ, जबकि ग्रेन्यूल्स में इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और ग्रेन्यूल्स में हम ये भी कर सकते हैं कि उसे इन्वायरमेंटल हज़ार्ड से महफूज भी रख सकते हैं, उसके ऊपर इस तरह की कोटिंग कर सकते हैं, या जो है ना वो कम्पैक्ट फॉर्म में आ जाती है। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट उसके अंदर जो होता है कम्पैक्ट फॉर्म में आ जाता है, तो इन्वायरमेंट के जो डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं उससे भी वो महफूज रहता है। इम्प्रूव द अपीयरेंस ऑफ द टैबलेट, इसके अलावा खूबसूरत भी लगते हैं, अपीयरेंस में अच्छे लगते हैं ग्रेन्यूल्स, हम उन्हें डिफरेंट शेडिंग दे सकते हैं, उसके हिसाब से वो अपीयरेंस जो है इम्प्रूव कर रहे होते हैं। टैबलेट्स की भी, कैप्सूल्स की भी अपीयरेंस को इम्प्रूव कर रहे होते हैं। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनकी बेस पे ग्रेन्यूलेशंस का प्रोसेस को अहम माना जाता है अमूमन। पाउडर वर्सेस ग्रेन्यूल्स, पाउडर और ग्रेन्यूल्स में फिर क्या फ़र्क है? जैसे अपीयरेंस से भी ज़ाहिर है ये दानेदार है, वो बिल्कुल फाइन पार्टिकल्स में डिवाइड हुआ होता है, सफूफ टाइप बना होता है। पाउडर क्या है? कंपैरेटिवली पुअर फ्लो प्रॉपर्टी रखता है, क्योंकि जहाँ से वो फ्लो कर रहा होगा वो उसी सरफेस पे चिपक जाता है, उसमें फ्लो प्रॉपर्टी जो है इतनी अच्छी नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू ग्रेन्यूल्स पाउडर की। जबकि ग्रेन्यूल्स को है इसमें फ्लो वेल कम्पेयर टू टैबलेट्स, गुड चॉइस फॉर जो है कंप्रेसिंग टैब्स। जब हम टैबलेट फॉर्मेशन कर रहे होते हैं या फिर किसी भी फॉर्मुलेशन के दौरान जब ग्रेन्यूल्स हम बनाते हैं तो उनकी फ्लो प्रॉपर्टीज़ काफ़ी अच्छी होती हैं, जिसकी बिना पे हम उसे ड्रग पार्टिकल्स को इजीली मूव करवा सकते हैं, मशीन में भी इजीली मूव करवा सकते हैं। वैसे फॉर्मुलेशन के दौरान में डिफरेंट स्टेप्स में हम इजीली ग्रेन्यूल्स को मूव करवा सकते हैं और वो सरफेस से चिपकते भी नहीं हैं। सेकेंड पे देखिए, रिलेटिवली लेस स्टेबल एंड ड्यू टू इंक्रीज सरफेस एरिया एंड एटमॉस्फेरिक इफेक्ट। ये क्या है कि लेस पाउडर जो है लेस स्टेबल होते हैं, क्योंकि एक तो उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा इन्वायरमेंट से एक्सपोजर उतना ज़्यादा होगा, वो नमी भी ज़्यादा जो है एब्जॉर्ब कर पाएंगे, वो कंटामिनेशन का उनका चांसेस भी ज़्यादा होगा। तो जबकि ग्रेन्यूल्स क्या होता है, उनका सरफेस एरिया कम होता है कंपेयर टू पाउडर, जिसकी वजह से वो स्टेबिलिटी ज़्यादा रखते हैं। फॉर सम पाउडर ड्रग्स फ्लोट ऑन अ सरफेस, डिफ़िकल्टी टू मेक सोल्यूशन। अब पाउडर को अगर हम सोल्यूशन के अंदर डालेंगे, किसी भी पानी में डिज़ोल्व करेंगे, तो होता क्या है, बाद दफ़ा ऊपर तैरने लग जाता है पानी, फिर उसे चम्मच में हिला कर डिज़ोल्व करना पड़ता है, या फिर ये होता है बाद दफ़ा जो है कुछ मिक्स हो जाता है, कुछ ऐसे ही क्लम्प्स बन के इधर उधर पानी के सरफेस के ऊपर नज़र आ रहा होता है, तो हम उसे अच्छी तरह जब तक स्टेयर नहीं करते, जब तक वो मिक्सअप नहीं होता, फ्लोट कर रहा होता है सरफेस के ऊपर। जबकि ग्रेन्यूल्स का हम देखते हैं मोर इजीली वेटेड बाय द सॉल्वेंट, गुड चॉइस रिकॉन्स्टिट्यूशन पाउडर लिक्विड्स। हम ग्रेन्यूल्स को जब पानी में डालते हैं, ग्रेन्यूल्स फ़ौरन से पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं, अंदर चले जाते हैं, सरफेस के ऊपर नहीं तैरते बल्कि पानी के अंदर चले जाते हैं, हम इजीली उन्हें डिज़ोल्व कर सकते हैं।
जबकि पाउडर रिलेटिव पुअर कंप्रेसिबिलिटी एंड गुड कंप्रेसिबिलिटी होती है ग्रेन्यूल्स। कंप्रेसिबिलिटी की प्रॉपर्टी के बारे में हमने पहले भी बहुत जगह पे आया है ये वर्ड। तो एज़ कम्पेयर टू ग्रेन्यूल्स पाउडर की कंप्रेसिबिलिटी अच्छी नहीं होती। चांस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म डोजिंग आर मोर, चांसेस जो है डोज एक्यूरेसी नहीं आती पाउडर्स में। उसको डोज अगर आप स्पून से ले रहे हैं डोज तब भी एक्यूरेसी नहीं आएगी, अगर आप किसी और चीज़ से डोज बना के दे रहे हैं तो इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं आती। जब रिलेटिवली ग्रेन्यूल्स एक्यूरेसी आ जाती है क्योंकि ग्रेन्यूल्स के अंदर होती है और ग्रेन्यूल्स का साइज़ भी एक जैसा होता है, डेंसिटीज़ भी एक जैसी होती है, तो आप डोजिंग ईजिली कर सकते हैं। जबकि ग्रेन्यूल्स मोस्ट डस्ट ड्यू टू द स्मॉल पार्टिकल साइज, जैसे मैंने आपको बताया इसमें डस्ट प्रॉपर्टी है पाउडर के अंदर, लेकिन ड्यूरिंग द हैंडलिंग वो पाउडर फ़िज़ा में उड़ जाता है, हवा में उड़ता हुआ महसूस होता है। आप किसी बोतल से दूसरे बोतल में ट्रांसफ़र करें या स्पून में ट्रांसफ़र करें या जब आप उसे डिस्पेंस कर रहे होते हैं उस दौरान में, जबकि ग्रेन्यूल्स में ये चीज़ें नहीं देखने में आती। इसके अलावा जो है अपीयरेंस में के लेस अपीलिंग है पाउडर, अपीयरेंस में इतने एलिगेंट नहीं लगते, इतने जो है प्लेजेंट वो नहीं दे रहे होते अपीयरेंस जितनी के ग्रेन्यूल्स दे रहे होते हैं। ग्रेन्यूल्स में मल्टी कलर्स होते हैं, वो अच्छे लग रहे होते हैं, देखने में अच्छे लग रहे होते हैं, जबकि पाउडर जो है एज़ कम्पेयर टू ग्रेन्यूल्स अपीयरेंस वाइज थोड़े से इतने अच्छे नहीं लगते। रिलेटिवली सिंपल मेथड फॉर प्रोसेसिंग फार्मूलेशन, मोर प्रोसेसिंग एक्सपोजर हीट एंड कॉन्टैक्ट विल बी सॉल्वेंट। ग्रेन्यूल्स में प्रोसेसिंग थोड़ी सी ज़्यादा है, फॉर्मूलेशन में ज़्यादा स्टेप्स लगते हैं, जबकि पाउडर जो है सिंपली मेथड के थ्रू बनाया जाता है। उसको जो है ना पार्टिकल साइज़ में उसे रिड्यूस कर हम इजीली बना लेते हैं, जबकि ग्रेन्यूल्स में थोड़े ज़्यादा स्टेप लगते हैं, एक्सपोजर ऑफ हीट एंड कॉन्टैक्ट विद सॉल्वेंट्स वगैरह के स्टेप्स गुजारा जाता है, इसलिए प्रोसेस थोड़े से ज़्यादा है ग्रेन्यूल्स फॉर्मेशन के अंदर। ये तो डिफरेंस पाउडर एंड ग्रेन्यूल्स का कि पाउडर में क्या कुछ एडवांटेजेस पाउडर के हैं, कुछ एडवांटेजेस ग्रेन्यूल्स के हैं, कुछ डिसएडवांटेज ग्रेन्यूल्स के हैं, कुछ डिसएडवांटेज पाउडर्स के हैं। तो इस बेस के ऊपर हमने एक डोजेज फॉर्म तैयार की है ग्रेन्यूल्स की एंड पाउडर्स की। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस में देखिए ग्रेन्यूल्स के क्या है। एडवांटेज ग्रेन्यूल्स आर मोर फ्लोएबल कंपेयर टू पाउडर, जैसे मैंने बताया फ्लो की प्रॉपर्टी ज़्यादा है, ईजिली मूव करते हैं ग्रेन्यूल्स। सेग्रीगेट ऑफ द constituent of the powder mixture could be avoided by granulation। अमूमन क्या होता है कि मिक्सचर के दौरान में पाउडर क्लम्प बना लेता है, सही तरह मिक्सअप नहीं हो पाता, लेकिन ग्रेन्यूल्स इजीली जो है मिक्सअप हो जाते हैं, आपस में चिपकते नहीं हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं इजीली। ग्रेन्यूल्स आर मोर स्टेबल अगेंस्ट द ह्यूमिडिटी एंड एटमॉस्फेयर। सरफेस एरिया कम होने की वजह से एज़ कम्पेयर टू पाउडर ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ये लास्ट में हो गया, ये भी इसकी एक बेनिफिट है, और एटमॉस्फेयर से नमी भी जो है कम जज्ब करते हैं। ग्रेन्यूल्स आर मोर इजीली वेटेड बाय द लिक्विड देन द लाइटर एंड फल्फी पाउडर। लाइटर एंड फल्फी पाउडर मतलब हल्का होता है पाउडर वेट के अंदर, इसलिए वो पानी के ऊपर तैरने लग जाता है और डिजोल्विंग में प्रॉब्लम कर रहा होता है, जबकि ग्रेन्यूल थोड़े से वजनी होते हैं जिसकी वजह से ईजिली इसमें डिप हो जाते हैं पानी में और ईजिली हल हो जाते हैं। डिसएडवांटेज में क्या है, ये मास्किंग ऑफ द बेटर टेस्ट may be problem with this type of preparation. Granules are not good method for administering potent drugs with low dose। उन्होंने कहा तो जिसकी कम अमाउंट की हमें ज़रूरत होती है, मेडिकामेंट कम अमाउंट में चाहिए होता है, उसके अंदर ग्रेन्यूल्स इतना नहीं जाते हैं, उसमें पाउडर ज़्यादा रिकमेंड किए जाते हैं। जबकि स्टेबिलिटी इज प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। इन स्टेबिलिटी बाज़ में क्या होता है, अगर मॉइस्चर में ये रखे जाएँ तो इनस्टेबिलिटी शो कर देते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ मुतासिर होती हैं नमी के अंदर। प्रॉब्लम इन पैकिंग एंड स्टोरेज एंड पैकिंग में भी प्रॉब्लम कर रहे होते हैं। ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। ये अमूमन डिसएडवांटेजेस बहुत सी जो है ना डोजेज फॉर्म्स के साथ देखने में आते हैं। हर एक के कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज और कुछ एडवांटेज। किसी को पैकिंग में प्रॉब्लम होती है, कहीं पे डिस्पेंसिंग में प्रॉब्लम होती है, कहीं पे अपीयरेंस में, और किसी में टेस्ट उसके जायके और खुशबू की वजह से प्रॉब्लम हो रही होती है। तो कुछ एडवांटेजेस होते हैं किसी भी डोजेज फॉर्म में, कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। इसी तरह ग्रेन्यूल्स के भी हैं। देखिए यहाँ पे कैप्सूल में ग्रेन्यूल्स दिखाए गए जो कैप्सूल में डिस्पेंस किया। इसी तरह ग्रेन्यूल फॉर्म में जो शानदार भी डिस्पेंस किया जाता है, उसमें भी ग्रेन्यूल्स निकलते हैं जो कि हम ईज़िली डिज़ोल्व कर लेते हैं, इसमें चाय में या फिर पानी के अंदर हम ले लेते हैं उसे डिज़ोल्व करने के बाद। नेक्स्ट जो है हम लोग मिथाइल
सेलुलोज, ठीक है, मिथाइल सेलुलोज की रेसिपी देखेंगे। मिथाइल सेलुलोज में क्या है, मिथाइल सेलुलोज ग्रेन्यूलर फॉर्म में ही आता है। अमूमन आप देखेंगे कि मिथाइल सेलुलोज पाउडर में हम लेते हैं 64 ग्राम, ठीक है। मिथाइल सेलुलोज पाउडर सबसे पहले हम लेंगे मिथाइल सेलुलोज पाउडर 64 ग्राम। देन लैक्टोज लेंगे 31.68 ग्राम। अकेशिया पाउडर 4 ग्राम। वेनिलीन 0.2 ग्राम। सिट्रिन सोडियम 0.1 ग्राम। अमरंथ 0.02 ग्राम। अमारंथ 0.02 ग्राम लेंगे। देन इसका प्रोसीजर क्या होगा वो देख लेते हैं। अब हमने इंग्रेडिएंट्स क्या लिए हैं मिथाइल सेलुलोज के अंदर। मिथाइल सेलुलोज जिसका मेन इंग्रेडिएंट है वो 64 ग्राम लिया है। एमारंथ 0.02 ग्राम लिया। ये ड्राई के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, कलरिंग एजेंट के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। सैक्रिन सोडियम 0.1 ग्राम लिया है। वेनिलीन 0.2 ग्राम। अकेशिया पाउडर 0.4 ग्राम एंड लैक्टोज 31.68 ग्राम हमने लिया था। ये तमाम के तमाम इंग्रेडिएंट है। करना क्या है इन्हें, सबसे पहले क्योंकि हम एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमेशा याद रखिएगा एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशन के बारे में हमने पहले स्टडी जैसे कि किया था कि क्या होती है, उसी के हिसाब से हमने बनाने का प्रोसीजर भी रेकमेंड करना है कि हम उसे बनाएंगे कैसे। एक्सटेम्पोरेनियस में हमने क्या पढ़ा था कि स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन फ्रॉम बेसिक इंग्रेडिएंट इन रिटेल और हॉस्पिटल फार्मेसी इज कॉल्ड एक्सटेम्पोरेनियस कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग। कब जो है ज़रूरी होती है ये, दिस इज़ डन व्हेन देयर इज़ नो अप्रोप्रिएट कमर्शियल मेडिसिनल प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट। जब कमर्शियली कोई मेडिसिन अवेलेबल नहीं होती तो हम अमूमन रिटेल या हॉस्पिटल फार्मेसी या डिस्पेंसरी के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के जो है प्रोडक्ट ये मेडिकामेंट्स बना सकते हैं, मेडिसिन बना सकते हैं स्मॉल स्केल के ऊपर। यहाँ पे मिथाइल सेलुलोज ग्रेन्यूल्स की रेसिपी जैसे मैं बता रही हूँ, तो जब आपके पास एक प्रिस्क्रिप्शन आएगी, जाहिर सी बात है हम उसको बनाते हैं एक्सटेम्पोरेनियस कंपाउंडिंग हम अकॉर्डिंग टू पेशेंट डिमांड और इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं फिजिशियन की या फिर फार्माकोपियास को फॉलो करते हैं एंड रेसिपीज़ को फॉलो करते हुए हम ये बना रहे होते हैं। तो सबसे पहले क्या स्टेप होता है, रीड द प्रिस्क्रिप्शन केयरफुली। पहले तो आपको जो है ऑर्डर मिलेगा फिजिशियन की तरफ से कि हमें ये प्रिपेयर करनी है एक्सटेम्पोरेनियसली, तो रीड द प्रिस्क्रिप्शन केयरफुली। तो वो एक प्रिस्क्रिप्शन लिख के देगा कि आपने क्या चीज़ तैयार करनी है और कितनी तैयार करनी है। चेक द कैलकुलेशन फॉर द अमाउंट्स टू बी यूज्ड एंड चेक द बैलेंस एंड बी श्योर दैट इट इज़ रेडी फॉर वेइंग। तो सर ये सबसे पहला स्टेप होता है। आप कोई भी चीज़ एक्सटेम्पोरेनियस कंपाउंडिंग में जाएंगे, कोई भी चीज़ बनाएंगे, चाहे वो कोल्ड क्रीम हो, चाहे वो कोई पाउडर हो, या फिर कोल्ड लीवर ऑयल एमल्जन हो, या कोई सस्पेंशन हो, कुछ भी हो, सबसे पहले आप हिदायतनामा पढ़ेंगे, प्रिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे जो कि फिजिशियन की तरफ से आया है। तो उसमें लिखा क्या है कि कितनी हमें चीज़ बनानी, कितनी ग्राम बनानी, कितनी ml बनानी है हमें। चेक द कैलकुलेशन फॉर द अमाउंट, और जब अमाउंट आप चेक करोगे तो उसके हिसाब से ही आप बनाओगे उसे। एंड चेक द बैलेंस एंड टू बी श्योर दैट रेडी फॉर वेट। और हमें वेट करने के लिए जो बैलेंस, जो भी हम बैलेंस करने के लिए, वज़न करने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज़ करें उसे रेडी कर लेना है। मिक्स द वेट पाउडर इन अ मोर्टर इन एन ascending order of the weights starting with the smallest weight। मिक्स करना है, मिक्स द wing powders in a mortar in a ascending order of weights starting with the smallest weight। smallest weight से हम स्टार्ट करते हैं, पहले थोड़ा वाला जो हमने अमाउंट ली होती है पाउडर की वो डालते हैं, उसके बाद उसमें ज़्यादा वाले अमाउंट डालते हैं और उसे मोटर के अंदर इस तरह मिक्स कर रहे होते हैं। फिर हम कहना है ऐड amaranth solution taking great care to distribute it evenly। तो ये सोल्यूशन फॉर्म के अंदर है, तो हम इसे लेते हुए, इसमें डालते हुए अच्छी तरह इसे मिक्सअप करेंगे इवनली कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। देन एडिड वेनिलीन एंड सिट्रिन सोडियम एंड मिक्स वेल। देन फिर हम वेनिलीन लेंगे और सिट्रिन सोडियम लेंगे, इन दोनों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मॉइस्चर द पाउडर मिक्स moisten the powder mixture with purified water to form a damp mass। फिर इसके बाद हम पाउडर के अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे और उसे डैम्प मैस, मतलब कि जब उसमें पानी डालेंगे तो आपस में थोड़ा सा जुड़ना शुरू कर देगा। जैसा हम लोग किसी भी पाउडर में पानी जाता है तो वो उसके बाद वो आपस में क्लम्प करना शुरू करते हैं, जुड़ना शुरू कर देते हैं। एंड मिक्स कंटिन्यूसली अंटिल द मैस विल बी रिटेन इट्स शेप। और उसके बाद हम उसे अच्छी तरह मिक्सअप करते जाएंगे।
ताकि वो जो है अपना मैस जो है रिटेन करना शुरू करे, वो क्लम्प्स बनना शुरू हो जाए, मैस बनना शुरू हो जाए। एंड इस व्हेन मोल्डेड इनटू अ बॉल, और बॉल शेप इख्तियार कर ले। जब जिस तरह हम लोग आटा गूंद रहे होते हैं तो आटा में पहले पाउडर फॉर्म में होता है आटा, उसके बाद हम उसमें पानी डालते हैं और पानी डालने के बाद हम आहिस्ता आहिस्ता उसको मिक्सअप करते जाते हैं। तो होता क्या है, वो डैम्प मैस की सूरत इख्तियार कर लेता है। फिर हम उसमें थोड़ा सा पानी और डालते हैं और अच्छी तरह उसे मिक्स करते हैं तो वो बॉल शेप इख्तियार कर लेता है, एक दूसरे के साथ चिपक जाता है, एक दूसरे के साथ उसके पार्टिकल जो है पानी की वजह से जुड़ जाते हैं और वो मोल्डेड इनटू बॉल शेप में आ जाता है। वो इस तरह की कंसिस्टेंसी इख्तियार कर लेता है एक दूसरे के साथ जुड़ने के बाद उसके पार्टिकल। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। फिर हम यहाँ पे देखें कुछ चीज़ें दिखाई गई हैं, जैसे यहाँ पर मिथाइल सेलुलोज पाउडर्स फॉर्म के अंदर जो चीज़ें हैं, फिर उसके बाद वो वाटर भी लिया गया जिसकी वजह से उसे डालकर मैस फॉर्म के अंदर लेके आना है। और जो है यहाँ पे देखिए फोर्थ वाली पिक के अंदर जब पानी हम थोड़ा सा डालेंगे तो इस तरह वो क्लम्प सा बनाना शुरू होगा, एक दूसरे के साथ जुड़ना शुरू होगा पाउडर। जब ग्रेन्यूल फॉर्म के अंदर आना शुरू हो जाएगा, जब डैम्प मैस बनेगा उसके बाद वो आपस में उसके पाउडर के पार्टिकल जुड़ना शुरू होंगे और लार्ज साइज़ देना शुरू हो जाएंगे पार्टिकल। देन क्या होगा, फोर्स। अब ये 6 स्टेप जा रहा है। 6 स्टेप में क्या कहेंगे, फोर्स द मैस थ्रू अ सीव ऑफ सुइटेबल साइज़। अब यहाँ पे हमने सीव होता है, सीविंग प्रोसेस होता है छानने का प्रोसेस। इसी तरह हम जो छन्नी यूज़ कर रहे होते हैं जिसमें से हमने छानना है वो, उसको हम सीव कहते हैं आम ज़ुबान के अंदर। ठीक है, सीव। मैं आगे आपको तस्वीर दिखाती हूँ सीव्स होती कैसी हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। जिससे हम आटा भी छान रहे होते हैं, वो आटा छानने वाली सीव होती हैं। इसी तरह की ये सीव्स होती हैं जो कि डिफरेंट साइज़ के पार्टिकल्स को जो है ना के लिए इस्तेमाल होती हैं। डिफरेंट टाइप्स के पार्टिकल्स हम अलहदा कर लें, इक्वल साइज़ के पार्टिकल्स को एक तरफ कर दें। फोर्स द मैस थ्रू द सीव ऑफ द सुटेबल साइज़। अब क्या करेंगे, इसे हम सीव से गुजारेंगे ताकि हमें इक्वल साइज़ के ग्रेन्यूल्स हासिल हों। सीव का जो हमारा मैश नंबर है वो 2.8 mm। ठीक है, 2.8 mm। आपकी उसमें 280 लिखा हुआ है लेकिन स्टैंडर्ड वैल्यू जो है इसके 2.8 mm। ये 7th प्रोसेस में क्या है, स्प्रेड द प्रोडक्ट थिनली ओवर अ लार्ज ट्रे। जब आप उसे छान लोगे तो आपके पास इक्वल साइज़ के पार्टिकल्स आ जाएंगे, आपके इक्वल साइज़ के आप जो ग्रेन्यूल फॉर्म आ जाएंगे। जिसमें वाटर मिल के डंप शेप हो गया था वो, उसके बाद हम डालेंगे तो ग्रेन्यूल फॉर्म में अलहदा हो जाएंगे इसमें से, सीव में से। उसे क्या करेंगे, एक जो है हम ट्रे लेंगे, उसके ऊपर उसे पतली सी लेयर में बिछा देंगे तमाम को ना। स्प्रेड प्रोडक्ट थिनली ओवर अ लार्ज ट्रे ऑफ वाइट डीमी एंड ग्रेसी प्रूफ पेपर। और ट्रे के ऊपर पहले हम पेपर लगाएंगे, पेपर के ऊपर हम जो बिछा उसको इक्वली हम स्प्रेड कर देंगे, फैला देंगे इनको पार्टिकल्स को, ग्रेन्यूल्स को के। एंड ड्राई एट नॉट मोर देन 55 सेंटीग्रेड। और हम इसे ड्राई करेंगे 55 सेंटीग्रेड तक। अमूमन आपकी बुक में 60 सेंटीग्रेड भी लिखा हुआ है, तो ये रेंज होती है, 55 से 60 ले सकते हैं। तो और इन ओपन एयर इफ़ इस ह्यूमिडिटी इज़ लो। अगर आपकी जो लेयर है वो लो है, आपकी हवा के अंदर ज़्यादा नमी नहीं है, देन आप इसे 55 सेंटीग्रेड तक ड्राई कर लेंगे। और ट्रांसफ़र द ड्राई ग्रेन्यूल्स इनटू अ वाइड माउथ ग्लास बॉटल। और इसके बाद आप इसको एक इस तरह की बोतल के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे जिसका मुंह जो है खुला होगा, ताकि आप उसे इजीली इन ग्रेन्यूल्स को उसमें स्टोर कर सकें। साथ ही साथ उसके ऊपर एक लेबल जो है चिपका देंगे जिसके ऊपर इसका नाम होगा, मैन्युफैक्चरिंग डेट होगी एंड एक्सपायरी डेट होगी। किस लिए यूज़ किया जाता है, मिथाइल सेलुलोज ग्रेन्यूल्स यूज़ होता है एज आ लैक्सेटिव के तौर पर। डोज इसकी होती है 1.5 से 6 mg पर डे के हिसाब से। यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिखाए गए इन स्लाइड्स के अंदर जो कि सीव्स हैं। यहाँ पे कमर्शियली जो सीव्स लार्ज इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती हैं, पहली तस्वीर के अंदर वो दिखाई गई हैं। सेकंड के अंदर जो हम आम लैब्स के अंदर यूज़ करते हैं वो सीव्स हैं। इनके मैश नंबर्स डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट साइज़ की होती हैं, सेम वैसे ही होती हैं जिससे हम आटा छानते हैं। आटा छानने वाली छन्नी की तरह ही है, लेकिन इधर इसका नाम सीव्स यूज़ किया गया। जब मुख्तलिफ़ किस्म की ग्रेन्यूल पार्टिकल्स को इनको छाना जाता है तो साइज़ के हिसाब से ये अलहदा हो जाता है। और अलहदा होने के बाद इनकी शेप जो है ये 4th पिक के अंदर दिखाई गई है, ग्रेन्यूलर शेप के अंदर आ जाता है। फिर इन्हें किसी भी जार के अंदर, एयर टाइट जार के अंदर महफूज कर लिया जाता है और लेबल्ड कर दिया जाता है। ये डिफरेंट स्टेप्स हैं सीव्स के। ये थी आज जो हमने बनाना सीखा मिथाइल सेलुलोज ग्रेन्यूल्स। ये बीपीसी रेसिपीज़ के हिसाब से है। स्टोरेज के लिए जो कंडीशन हम यूज़ करेंगे, एयर टाइट कंटेनर, प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट, ये होगा।
देन आप इन तस्वीरों को देख के मदद ले सकते हैं कि किस तरह ये स्टेप डिफरेंट स्टेप से गुजरी हैं और उसके बाद ये प्रोडक्ट तैयार हुई है। यहाँ पे देखिए ये हमारे पास ग्रेन्यूल्स हासिल हुए हैं, ठीक है, ग्रेन्यूल्स हासिल हुए हैं और इसे हमने एयर टाइट जार के अंदर महफूज कर लिया है। ये सीड्स हैं जो कि हम अमूमन लैब्स में यूज़ होती हैं, कोई जो है रेक्टेंगुलर शेप की भी होती हैं, राउंड शेप की भी होती हैं, डिफरेंट शेप्स में अवेलेबल होती हैं। सही है। आज का जो ये लेक्चर है इसमें हमने ग्रेन्यूल्स के बारे में स्टडी किया है, ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं, ठीक है। हमने इससे पहले पाउडर्स के बारे में स्टडी किया था। देन पाउडर एंड ग्रेन्यूल्स का डिफरेंस भी हो गया है कि पाउडर अमूमन सफूफ फॉर्म के अंदर होते हैं, फाइन पार्टिकल साइज़ में होती है जो आपकी ड्रग होती है, जबकि अगर हम लेते हैं ग्रेन्यूल्स को, ग्रेन्यूल्स एज़ कम्पेयर टू पाउडर जो है थोड़े कम्पैक्ट लार्ज पार्टिकल्स होते हैं। ये हम इन्हें उर्दू में कह सकते हैं दानेदार स्ट्रक्चर रखते हैं। सही है। हमने APC पाउडर बनाना सीखा था पाउडर के अंदर, जबकि हमने ग्रेन्यूल्स में मिथाइल सेलुलोज ग्रेन्यूल्स बनाना सीखा है। यहाँ पर ये चैप्टर एंड होता है। आप जो हैं तमाम रेसिपीज़ जो हैं और एक्सटेम्पोरेनियस कंपाउंडिंग का कंसेप्ट अच्छा सा रीड कीजिएगा, साथ के साथ इसको नोटबुक पे राइट डाउन भी कीजिएगा, ठीक है। कुछ चीज़ें इसमें रिपीट हुई हैं जो पहले हमने लास्ट चैप्टर हमने कवर किया था डोजेज फॉर्म वाला, उसमें भी थी, इसलिए जो चीज़ें रिपीट हुई हैं उसको मैंने डीपली जो है आप लोगों को नहीं समझाया, क्योंकि मैं पहले ऑलरेडी उन्हें डिटेल में लेक्चर के दौरान समझा चुकी थी। जो हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में डोजेज फॉर्म चैप्टर के उसमें बहुत डिटेल में मैंने समझाया था, इसलिए इस वाले चैप्टर में मैंने उनका जस्ट ओवरव्यू दिया। जैसे कोल्ड क्रीम जब हम बना रहे थे तो अमलजन हो गया या सस्पेंशन हो गया, ऑइंटमेंट्स हो गए, इसी तरह सपोजिटोरीज़, ये तमाम चीज़ें हम लोग पहले स्टडी कर चुके हैं। इसमें सिर्फ एक्सटेम्पोरेनियस का हमने प्रिपरेशन देखनी थी, उसकी कंपाउंडिंग देखनी थी, तो हम उसी हिसाब से हम लोग कर रहे थे। इसको डोजेज फॉर्म के फ़ौरन बात करवाने का मकसद यही था मेरा कि इसमें वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं, क्योंकि करैक्टरिस्टिक्स तो वही हैं बेसिकली डोजेज फॉर्म्स की। अगर पाउडर है तो वहाँ पे जो हमने डोजेज फॉर्म वाले चैप्टर में पाउडर पढ़ा था और यहाँ पे जो हम पाउडर पढ़ रहे हैं, बल्क पाउडर, इंडिविजुअल पाउडर, तो एक ही चीज़ होगी ये भी। इसी तरह अमल्जेंस जो हमने वहाँ पे पढ़े थे डोजेज फॉर्म वाले चैप्टर में, या हमने जो सस्पेंशंस वहाँ पे पढ़े थे, वही प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे हम दोबारा से रिपीट कर रहे थे। इसलिए आप जब वो वाला चैप्टर अच्छा सा कर लोगे तो ये चैप्टर करना बहुत आसान हो जाएगा। प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है चैप्टर, क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप्स की रेसिपीज़ एंड प्रोसीजर्स बताए गए हैं कि हम किस तरह स्मॉल स्केल के ऊपर इन चीज़ों को तैयार कर सकते हैं। मैंने कोशिश की है आप लोगों को तस्वीरों के थ्रू समझाने की, और इसको दिखाने का मकसद यही है कि जो है आपको थोड़ा सा स्टेप्स के बारे में क्लियर हो जाए। इतनी एक्यूरेसी तो नहीं आएगी, जाहिर सी बात है, हम तस्वीरों के ज़रिए समझा रहे हैं, तो जितनी तस्वीरें अवेलेबल होती हैं, जितनी मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टेप्स आपको तस्वीरों के ज़रिए दिखा दूँ, लेकिन जाहिर सी बात है कुछ मिसिंग भी होती हैं, तो वो प्रॉब्लम हो जाती है समझाने में। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको तस्वीरें दिखा दूँ कि सीड्स क्या हैं, ठीक है, तो पाउडर किस फॉर्म के अंदर है, ग्रेन्यूल्स किस शक्ल के अंदर आता है, तो जो आपके माइंड में रहेगा कि ये स्टेप्स थे। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। ईद की छुट्टियों के दौरान में ख्याल रखिएगा कि जब आप घर से बाहर जाएं तो मास्क और हैंड ग्लव्स इस्तेमाल करें। वापस आने के बाद हाथों को अच्छी तरीके से धोइए, और कोशिश कीजिएगा कि स्टडीज़ जो हम कर रहे हैं उनको साथ के साथ राइट डाउन करते रहें, लेक्चर अपने कंप्लीट रखें, क्योंकि अगर आपके लेक्चर कंप्लीट होंगे तो आपको फ़िज़िकल क्लासेस जब हम स्टार्ट होंगे तो आपको ही रीड करने में आसानी होगी। हम बार बार इन चीज़ों को रिपीट नहीं करेंगे। जो लेक्चर्स अभी हो रहे हैं वो अभी ही हो रहे हैं, हम दोबारा हम जो है आगे की तरफ जाएंगे, वापस नहीं पीछे की तरफ आएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों का बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो चुका है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए थोड़ा सा स्टडीज़ की तरफ भी तवज्जो दीजिए, और अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।